हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टमक तक डिस्कस कर लिया था और आज हम उसके बाद आने वाला जो हमारा ऑर्गेन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जिसको हम जनरली हिंदी में आंत के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? आंत। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइन होता क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कैसे करती है, हमारे शरीर का डाइजेशन इंटेस्टाइन के माध्यम से कैसे होता है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक डायग्राम है जो कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं आंत। तो आंत मुख्यतः अगर मैं बताऊं आपको तो मेनली जो इंटेस्टाइन होता है वो टू टाइप से होता है। तो कौन कौन सी इंटेस्टाइन होती है? एक क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं क्या है? छोटी आंत। और एक क्या होती है? बड़ी आंत। अगर बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले एक पार्ट होता है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? डुडेनम। जिसको हम क्या बोलते हैं? डुडेनम। और इसी को अगर हिंदी में देखा जाए तो डुडेनम को हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो वी आर कॉल्ड ग्रहणी। और ये जो पार्ट होता है डुडेनम वाला, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये एक स्टमक है। ये क्या है? स्टमक। यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, ये है स्टमक। अभी स्टमक का एग्जाम में क्या पूछता है? शेप कैसा होता है स्टमक में? स्टमक का जो शेप होता है वो होता है जे टाइप का। कैसा शेप होता है इसका? जे टाइप का इसका क्या होता है? शेप होता है। और अगर बात की जाए स्टमक से के जस्ट बिलो साइड पे क्या होता है, तो क्या आंसर आता है? डुडेनम। और इसी डुडेनम को हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी के नाम से जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो फर्स्ट अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डुडेनम। क्या बोलते हैं उसको हम? डुडेनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ही सबसे जो लोअर मिडिल वाला पार्ट होता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं जेजुनम। उसको क्या नाम से जानते हैं हम? जेजुनम नाम से जानते हैं। और जो उसका लोअर पार्ट होता है उसका किसका? इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलियम। तो इस प्रकार से आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स हो गए। पहला क्या हुआ? पहला हुआ जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? डुडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुडेनम। और जो मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। और जो थर्ड जो लोअर पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? इलियम नाम से हम उसको जानते हैं। नाउ कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात की जाए किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। जिस प्रकार से हमने 3 पार्ट किसके देखे? स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो उस प्रकार भी लार्ज इंटेस्टाइन के भी तो पार्ट होते होंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। स्टमक के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब यहाँ इजीली आप देख पाएंगे, यू कैन सी इजीली दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो पूरा का पूरा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके जो मेनली जो पार्ट है, एक होता है क्या? कोलोन। एक क्या होता है? रेक्टम। एक क्या होता है? रेक्टम होता है। क्या क्या होता है? कोलोन होता है। एक क्या होता है? रेक्टम होता है। और एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? सीकम नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम? सीकम नाम से। कितने पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के? कितने हैं? इसके भी कितने पार्ट हो गए? 3। सबसे पहला क्या होता है? सीकम, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्धांत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धांत्र। और एक क्या होता है? कोलोन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोलोन वाला पार्ट है। और एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। और जो सीकम वाला पार्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो सीकम वाला पार्ट होता है वो यहाँ कहीं होता है। सीकम वाला जो पार्ट होता है वो इस साइड कहीं होता है। तो 3 पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के भी। कौन कौन से? कोलोन, सीकम और एक क्या हो गया? रेक्टम। तो इस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या क्या 3 मेनली पार्ट थे जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए? सबसे पहला क्या था? डुडेनम था। देन सेकंड वन जो मिडिल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? जेजुनम। और जो थर्ड पार्ट है जिसको लोअर पार्ट बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम नाम से हम जानते हैं। नाउ कम टू द, अब इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? छोटी आंत को। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आंत के कितने प्रकार होते हैं। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया था, क्या? छोटी आंत और एक क्या हो गया? बड़ी आंत। अब सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? छोटी आंत के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो छोटी आंत के बारे में जो फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं वो इस प्रकार से है कि
कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो कितनी होती है 6.69 मीटर होती है। कितनी होती है 6.69 मीटर। आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जनरली आस्क कर लिया जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो क्या आंसर टिक करके आपको आना है 6.69। एक बार फिर से याद कर लीजिए कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो जनरली कितनी होती है 6.69 मीटर इसकी होती है। अगर बात की जाए छोटी आंत का मेनली वर्क क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो छोटी आंत का जो मेनली फंक्शन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो क्या करता है, छोटी आंत का जो मेनली काम है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूर्णतः पाचन तथा अवशोषण करना। मतलब जो भी भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, तो क्या आंसर आएगा छोटी आंत वाले पार्ट में। छोटी आंत वाले पार्ट में फूड का कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेशन होता है और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट फैक्ट है छोटी आंत का कि छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। जो छोटी आंत को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब बात करी जाए कि विलाई एक्चुअली में होते क्या है और ये कैसे छोटी आंत को सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लूं। तो जो विलाई का मेनली फंक्शन क्या है, जैसे आप छोटी आंत की बात कर रहे हैं हम, तो छोटी आंत में जैसे अब ये एक प्रकार का छोटी आंत का एक छोटी आंत है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से फूड इंटर कर रहा है सपोज। अब यहाँ से क्या फूड इंटर कर रहा है, अब फूड क्या होगा, अब जैसे मान के चलो जो सरफेस है, सरफेस लाइक इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से भी सरफेस। तो ये जो सरफेस देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं विलाई। अब क्या होगा, जैसे फूड का जो भी साइज होगा, फूड भाई जनरली जैसे फूड आएगा तो फूड कभी जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया वो थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल रहेंगे, उससे ग्राइंडिंग पार्टिकल्स रहेंगे, और फिर जो बड़े साइज के पार्टिकल होंगे जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं। अब क्या होगा, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग, जो डाइजेस्ट हो गया है और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अपनी साइज के अकॉर्डिंग इस विलाई में एडजस्ट होते हैं। भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ पे अपने साइज के अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट कर लिया, फिर यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको खुद को एडजस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से फूड फिर आगे बढ़ते जाता है। तो ये सब डिसाइड किससे होता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड किससे होती है, तो क्या आंसर आएगा, विलाई से होती है, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती। तो हमको एग्जाम में जनरली आस्क कर लिया जाता है कि छोटी आंत को सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको क्या आंसर टिक करके आना है कि छोटी आंत को जनरली जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है वो कौन करता है। तो क्या आंसर आएगा, छोटी आंत को विलाई क्या कराते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। अब बात की जाए छोटी आंत के तीन जो पार्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किए थे, सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे छोटी आंत के ग्रहणी, जो कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, ग्रहणी, जो कि क्या होता है, सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। तो ग्रहणी जो होता है अपर मोस्ट पार्ट होता है छोटी आंत का, इसमें पाचन की क्रिया मतलब डाइजेशन डज नॉट प्ले इन दिस पार्ट ऑफ ऑर्गन। अब क्या मैं बता रहा हूं कि जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। इट डज नॉट टेक प्लेस एनी डाइजेशन इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट जिसमें डाइजेशन की प्रोसीजर नहीं होती, और वो कौन सा पार्ट होता है, छोटी आंत का अपर मोस्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ठीक है। अगर बात की जाए सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिडिल पार्ट, किसका, छोटी आंत का, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, वी आर कॉल्ड जेजुनम। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या फ्लो होता है, रक्त का संचार होता है। क्या होता है इसमें, ब्लड का सर्कुलेशन, और ब्लड का सर्कुलेशन किसमें होता है, जेजुनम वाले पार्ट में होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे आप देख सकते हैं इलियम। अब ये जो इलियम होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, इलियम। अब इलियम क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, यहाँ बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ये केवल और केवल बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मैं आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इलियम वाला पार्ट। ये जो इलियम वाला पार्ट है ये केवल और केवल छोटी आंत से क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये छोटी आंत का पोर्शन है। ये सब क्या है, ये छोटी आंत वाला पोर्शन, ये जनरली क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ा भर रहता है। और जो मिडिल पार्ट होता है जिसमें ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुडेनम, जिसको हम ग्रहणी वाला पार्ट बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। तो ये छोटी आंत से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स थे। नाउ कम टू द
और कितनी लंबाई थी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे 6.69 है ना, इसको हमेशा याद रखना। अब आते हैं बड़ी आंत की बात करते हैं। तो बड़ी आंत में देख सकते हैं आप कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 1.5 मीटर। अब भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि जो छोटी आंत की लंबाई कितनी थी 6.69 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.5 मीटर। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो छोटी आंत हो रही है, जो छोटी आंत की जो लंबाई है वो बड़ी आंत की तुलना के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो फिर भी हम क्यों इसको छोटी आंत बोलते हैं? भाई बोलना तो इसको बड़ी आंत था ना, क्यों हम इसको छोटी आंत बोलते हैं? उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो बड़ी आंत होती है वो चौड़ाई के पर्पज से, चौड़ाई के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है एज कंपेयर टू छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत की तुलना में चौड़ाई में ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना डायग्राम में, मैं आपको अगर बता दूं तो आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि ये हो गया, ये देखो ये जो हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है क्या, ये देखो ये जो है ये हो गया क्या, बड़ी आंत वाला पोर्शन। अब देखो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अब ये है कोई छोटी छोटी आंत, देखो अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई क्या आपको ज़्यादा दिख रही, नहीं दिख रही ना। तो बड़ी आंत, इसलिए हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई में इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बड़ी आंत की बात करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का भी क्या होते हैं, 3 पार्ट जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है। एक क्या होता है सीकम, सीकम वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, एक सीकम जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। सीकम जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीकम क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। एक होता है कोलोन, एक क्या होता है इसमें कोलोन, जो जिसमें ई कोलाई विटामिन का संश्लेषण करता है। कौन सा, ई कोलाई विटामिन का संश्लेषण। अब मैं बता दूं कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कहां कहां और कैसे कैसे होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ई कोलाई विटामिन कैसे होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपन स्पेस ले लेते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब विटामिन सिंथेसाइज विटामिन, संश्लेषित सिंथेसाइज विटामिन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, सिंथेसाइज विटामिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित विटामिन। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2। एक क्या होता है, एक होता है क्या विटामिन डी, एक होता है क्या विटामिन डी, संश्लेषित विटामिन है, ये संश्लेषित हुआ है। और एक होता है विटामिन के, एक क्या होता है विटामिन के। 2 टाइप्स ऑफ सिंथेसाइज विटामिन होते हैं हमारे शरीर को जो मिलते हैं। एक क्या होता है विटामिन डी और एक क्या होता है विटामिन के। अब बात की जाए विटामिन के, विटामिन डी की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन डी पे आते हैं अपन। तो विटामिन डी आपको पता होगा कि विटामिन डी जो होता है हमको सन से मिलता है, सनलाइट से हमको क्या मिलता है, तो क्या आंसर आएगा, विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। और अगर बात की जाए सनलाइट से अगर ये विटामिन हमको मिला है तो ये हमको हमारी बॉडी में संश्लेषित कैसे होगा, तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमारी बॉडी में आया और उसने किसके साथ मिला, स्किन के साथ मिला। किसके साथ मिला, स्किन के साथ मिलता है। तो विटामिन डी इस प्रकार से हमारी बॉडी में संश्लेषित होता है। कहाँ संश्लेषित होता है, स्किन में संश्लेषित होता है। कहाँ पे संश्लेषित होता है विटामिन डी हमारी बॉडी में, स्किन, जो हमारी स्किन है ना उसमें ये क्या होता है, संश्लेषित होता है। अगर बात की जाए विटामिन डी की तो वो सन रेस के रूप में रहता है, सनलाइट के रूप में हम लेते हैं और हमारी स्किन्स में ये क्या होता है, स्टोर होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज विटामिन। अब बात की जाए किसकी, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, विटामिन की किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन के, जो कि एक और संश्लेषित विटामिन है। अभी जो विटामिन के है, ये जो विटामिन के है ये भी हमारी बॉडी में संश्लेषित होता है। अब ये संश्लेषित किसके माध्यम से होगा, एक होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। हमेशा आप याद रखेंगे कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, तो क्या आंसर आएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो इसको संश्लेषित करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया संश्लेषित करता है किसको, विटामिन के को। और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है, तो क्या आंसर आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और बात की जा रही है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि विटामिन के का संश्लेषण करता है, यही ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना वो हमारा क्या होता है,
कोलोन वाले पार्ट में पाया जाता है। कौन से वाले पार्ट में पाया जाता है? कोलोन वाले पार्ट में, हमने थोड़ी देर पहले देखा ना। तो इस प्रकार से फिर आंसर क्या आएगा, जो विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होगा? कोलोन वाले पार्ट में होगा, जो बड़ी आंत से रिलेटेड है। और इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में दो प्रकार से विटामिन संश्लेषित होता है, एक विटामिन डी के रूप में होता है और एक विटामिन के रूप में। तो जो विटामिन के रूप में जो संश्लेषण हमारी बॉडी में विटामिन का होता है, वो कहाँ से होता है? वो जो सनलाइट आती है उससे हमारी स्किन में संश्लेषित होता है, स्टोर होता है। और दूसरा हमने देखे कि विटामिन के इकोलाई बैक्टीरिया के कारण, जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उससे विटामिन के हमारा कहाँ संश्लेषित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इकोलाई बैक्टीरिया देख सकते हैं ना आप, कोलोन जो इकोलाई विटामिन का संश्लेषण करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद फूड फिर रेक्टम में आता है जिसको हम मलाशय बोलते हैं, और उसके बाद पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब हमने देखे टू टाइप्स ऑफ हमारी क्या हो गई? इंटेस्टाइन, जिसमें हमने लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस की। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रंथि, जिसमें हम सबसे पहले जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे? ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड, लार ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। हम अगर इंग्लिश में इसको बात की जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारा जो मुख गुहा वाला पार्ट है ना, बकल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपको मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले। बकल कैविटी में जो पार्ट होता है सबसे पहले होता है लिप्स होता है, टीथ होता है, ये होता है टंग। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ये हमारे बकल कैविटी वाले पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर बात की जाए लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि ना, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं, इसके जो क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो लार ग्रंथि में आप देख सकते हैं कि लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इससे क्या सिक्रेशन होता है? इसमें सलाइवा का सिक्रेशन। सलाइवा मतलब क्या होती है? लार का इसमें क्या होता है? सिक्रेशन होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि लार जो होता है, लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। अगर 7 से कम हो गया, अब ये 7 से कम हो गया मतलब 6.8। अब ये पीएच वैल्यू क्या हो गई इसकी? 6.8। मतलब अब इसका नेचर कैसा हो गया? इसका जो नेचर हो गया वो नेचर कैसा हो गया? अम्लीय, मतलब एसिडिक हो गया। कैसा होता है ये? एसिडिक हो गया। तथा 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। मतलब जो हमारी हर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से के लार से निकलने वाला जो लार होता है वो कितना होता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से लार निकलती है। अगर बात की जाए लार में, जो देखो कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? हर एक चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो जो लार भी है, तो लार कितना होता है? 99% किसको लिए होता है? वाटर को लिए होता है। जो उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना। ये जो एंजाइम होते हैं वो कितना होता है? 1% होता है। तो 99% इन सलाइवा प्रेजेंस वाटर एंड 1% is a enzyme is present into the saliva। तो सलाइवा में 99% वाटर होता है और 1% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। नाउ कम टू द एंजाइम। अब क्या क्या इसमें एंजाइम पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। एंजाइम को डिस्कस करते हैं। अब ये जो एंजाइम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजाइम क्या क्या है। एंजाइम इसमें मेनली फर्स्ट एंजाइम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। अब टाइलिन क्या होता है? जो लार में पाया जाता है यहाँ पर। तो ये क्या करता है? जब हम फूड इंटेक करते हैं, तो जब फूड हमारे शरीर में जैसे ही हमारे मुख गुहा बकल कैविटी वाले पार्ट में आता है, तो लार में पाया जाने वाला जो टाइलिन एंजाइम है वो भोजन को क्या करता है? चिकना बनाता है। भोजन को क्या करता है? चिकना। और जो स्टार्च हमको मिलता है, चाहे हम चावल खाएं, आलू खाएं या कोई भी चीज़ खाएं, हमारा जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें पाया जाता है स्टार्च। और जो भी स्टार्च आ रहा है हमारे शरीर में फूड के एक माध्यम से, उसका डाइजेशन कौन करता है? तो क्या आंसर आएगा? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन सबसे पहले क्या वर्क करता है? भोजन को, फूड को चिकना बनाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? स्टार्च जो होता है, स्टार्च का पाचन करता है। एक और एंजाइम होता है इसमें लार में, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये क्या काम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम का मेनली वर्क फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया को किल करना। किसको किल करना? बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। तो इस प्रकार से सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम। फर्स्ट वन इज अ टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? व्हाट द फंक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम इज, फूड को क्या करता है? ये चिकना बनाता है। और जो फूड से आने वाले क्या स्टार्च होता है उसको क्या करता है? डाइजेशन करता है। अब लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है।
अगर अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अग्नाशय। अब हम आ रहे हैं किस पर? अग्नाशय। अग्नाशय, अब ये अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय यहाँ हमारे शरीर की, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय वाला पार्ट होता है, अग्नाशय यहाँ हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है क्या है? हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या आंसर टिक करके आना है आपको? अग्नाशय। क्या आंसर टिक करके आना है आपको? अग्नाशय। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको क्या टिक करके आना है? अग्नाशय। अब अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये दो पार्ट में बटा होता है अग्नाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियास। अच्छा, मैं इसको और एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम क्या? पैंक्रियास। क्या बोलते हैं? पैंक्रियास। अग्नाशय को इन जनरल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैंक्रियास। तो ये जो पैंक्रियास होता है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में होता है। तो इसमें दो टाइप की ग्लैंड होती है। अब इसमें दो टाइप की ग्लैंड कौन कौन सी हो सकती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होती क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथि। एक होती क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथि। और एक क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, बाह्यस्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो अग्नाशय रस में होती है, वो क्या है? एंजाइम का सिक्रेशन करती। किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती। कौन करती है एंजाइम का सिक्रेशन? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन? बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि, वो किसका सिक्रेशन करती है? तो क्या आंसर आएगा? हार्मोन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आते हैं। कोई भी एग्जाम ये जनरली पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लें। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि किससे? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसमें पाई जाती है? तो क्या आंसर आएगा? ये पाई जाती है हमारे अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियास बोलते हैं। अब जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका सिक्रेशन करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और जो एंजाइम सिक्रेट कहां से होते हैं? अग्नाशय रस से। किससे होते हैं? अग्नाशय रस से सिक्रेट होते हैं। किससे सिक्रेट होते हैं? अग्नाशय रस से सिक्रेशन होता है। किसका होता है अग्नाशय रस से सिक्रेशन? एंजाइम से, है ना। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम अग्नाशय रस के सिक्रेशन में होता है, मतलब अग्नाशय रस जो होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो अग्नाशय रस है, मैं इसकी बात बताऊं, जो अग्नाशय रस है वो लीवर फॉर्म करता है और इकट्ठा कहाँ होता है? अग्नाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी अग्नाशय रस है, पैंक्रियाटिक जूस जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से आएगा? लीवर से आएगा और इकट्ठा कहाँ पे होगा? पैंक्रियास में इकट्ठा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि पे आते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में देखते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन। अब हार्मोन में क्या होते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती। क्या होती हैं हार्मोन में? अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, मैं थोड़ा आपको इसको बता दूं, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हमने पढ़े थे ना, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। अब ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में एक अल्फा सेल होती है और एक क्या होती है? बीटा सेल होती है। क्या क्या सेल होती है? अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय वाले पार्ट में थी, तो अल्फा जो कोशिका होती है, अल्फा सेल, वो किसका सिक्रेशन करती? तो क्या आंसर आएगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है अल्फा सेल, जो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो अग्नाशय की है वहां पे पाई जाती है। जो बीटा सेल होती है वो किसका सिक्रेशन करती है? तो क्या आंसर आएगा? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो टू टाइप के क्या होते हैं? हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कहां से होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है और लैंगरहैंस की द्वीपिका में क्या होते हैं? अल्फा सेल होती है और एक बीटा सेल। अल्फा सेल किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो क्या आंसर आएगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन। और बीटा सेल किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? तो क्या आएगा? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब आते हैं ये हार्मोन को हम पढ़ते हैं के बारे में जानते हैं कि ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है तथा इसी ग्लूकोज की सप्लाई में बॉडी में करता है। अब हमारे शरीर में जो भी एनर्जी हम देखते हैं, हम जो भी वर्क कर रहे हैं, ये पॉसिबल किसके कारण होती है? जो हमारे शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा है। अब ये ग्लूकोज इकट्ठा कहाँ होता है?
ग्लूकोज हमारे शरीर में लीवर में इकट्ठा होता है। कहाँ पे इकट्ठा होता है ग्लूकोज? हमारे शरीर में लीवर वाले पार्ट में इकट्ठा होता है। और लीवर वाले पार्ट में जब इकट्ठा होता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। किसके रूप में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। तो क्या होता है, लैंगरेंज की दीपिकाओं में जो अल्फा सेल होती है, जहां पर क्या होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, वो जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है उसको क्या करता है, ये ग्लूकोज में तोड़ता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसमें तोड़ता कौन है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। किसको? ग्लाइकोजन को। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर था? लीवर में स्टोर था। तो इसको तोड़ने का मेन काम कौन करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कि अग्नाशय रस के अंतःस्रावी वाले ग्रंथि में पाया जाता है। और जब हमको ग्लूकोज टूट के मिलता है तो ये हमारी शरीर में एनर्जी सप्लाई करता है और हमारे शरीर को काम करने की हम काम करते, इजीली हम वर्क कर सकते हैं। वी कैन वर्क इजीली। ओके, अब आती है बात किसकी? इंसुलिन हार्मोन की। तो इंसुलिन हार्मोन है ना, अब मैं ये तो हो गया ग्लूकेगॉन हार्मोन की बात। अब इसी जो अल्फा, जो कि लैंगरेंज की दीपिका वाला जो पार्ट था अंतःस्रावी ग्रंथि में, उसमें हम डिस्कस करते हैं किसको? इंसुलिन हार्मोन। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आस्क होते हैं। किससे? इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, इंसुलिन हार्मोन। अब जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, अब इसमें आप देखते हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन है, इसकी जो खोज थी, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हार्मोन किसने किया था? तो क्या आंसर आएगा? वेंटिंग नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या था, इंसुलिन हार्मोन की क्या की थी? खोज की थी। और एक सेंगर नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सेंगर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज की थी किसी इंसुलिन हार्मोन की। तो अगर बात की जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आस्क करता है कि इंसुलिन हार्मोन की जनरली खोज किसने किया था, जो वैज्ञानिक का नाम क्या है? वेंटिंग। लेकिन अगर इसमें ही पूछ ले कि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, तो क्या आंसर आएगा? सेंगर नामक जो वैज्ञानिक है उसने किया था। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो किससे बने होते हैं? तो क्या आंसर आएगा? एमिनो एसिड। ये क्या होता है, जनरली आस्क कर लिया जाता है क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन किससे बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है? तो क्या आंसर आएगा आपका? इंसुलिन हार्मोन। 20 एमिनो एसिड, क्या जो 20 अमीनो एसिड होते हैं ना, वो 20, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको बता ही देता हूँ आपको कि हाँ, यहाँ से हम समझ लेते हैं इसको। एक्चुअली में होता क्या है, 20 एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं। अब ये जो 20 एमिनो एसिड है वो टूटते हैं किसमें? पेप्टोन में। किसमें टूटते हैं? पेप्टोन। अब ये जो पेप्टोन है, देखो 20 एमिनो एसिड तोड़कर किसका फॉर्मेशन होता है? पेप्टोन का। पेप्टोन का फॉर्मेशन होता है 20 एमिनो एसिड। अब ये जो पेप्टोन है वो किसमें टूटता है? प्रोटीन में टूटता है। किसमें टूटता है? प्रोटीन में। 20 एमिनो एसिड ने किसको फॉर्मेशन किया? पेप्टोन को। और पेप्टोन ने किसका फॉर्मेशन किया? प्रोटीन का। अब यही प्रोटीन फिर से टूटकर पेप्टोन बनाते हैं और यही पेप्टोन फिर क्या होता है? एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या होती है? ऐसी कंटिन्यूसली चलती रहती है। 20 एमिनो एसिड किसमें फॉर्मेशन हुआ? पेप्टोन में। फिर पेप्टोन का फॉर्मेशन प्रोटीन के रूप में हुआ। अब फिर ये प्रोटीन फिर से टूटे, फिर पेप्टोन बना और फिर ये पेप्टोन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो इस प्रकार से ये चीज़ें ऐसी चलती रहती है। अब ये क्या होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझे कि ये अमीनो अम्ल बनाता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं कि ग्लूकोज और इंसुलिन अगर मिल जाए तो वो क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कहाँ इकट्ठा होता है। तो क्या आंसर आएगा? यकृत के लीवर में इकट्ठा होता है। और इसी को तोड़ता कौन है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि में पाया जाता है। दो टाइप के हार्मोन होते हैं ना, एक होता है इंसुलिन और एक ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो नोट हम देखते हैं कि इसमें एक स्पेशल नोट है, मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज डायरेक्ट डज नॉट स्टोर इन लीवर। ग्लूकोज हमारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बताया था, वही डिस्कस हमने किए थे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में डज नॉट स्टोर इन लीवर। डायरेक्टली लीवर में स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में। क्या? ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज डायरेक्टली लीवर में इकट्ठा नहीं होता, मतलब हमारे शरीर में डायरेक्ट हमको ग्लूकोज नहीं मिलती। ये इन जनरल क्या ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। फिर जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो उसको तोड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई होता है। तो ऐसे ही हमको ईजिली मतलब ग्लूकोज नहीं मिलता, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। वो ज़रूरत पड़ने पर हमको मिलती जाती है एनर्जी। अगर मैं बात करूं कि इंसुलिन हार्मोन की, जो कि सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, और अगर बात की जाए इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, अगर जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा।
इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज की मात्रा कहाँ पे बढ़ेगी? यूरिन में। हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो क्या बढ़ जाएगा? क्या आंसर आएगा? ग्लूकोज। कहाँ बढ़ जाएगा ग्लूकोज? यूरिन में बढ़ जाएगा। और फिर इससे हमको क्या हो जाएगी? डायबिटीज़। इसी को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह। क्या बोलते हैं हम इसको? मधुमेह। आपने देखा होगा ना। तो मधुमेह क्यों होता है, डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इंसुलिन अगर कम होगा तो ग्लूकोज की क्वांटिटी हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, यूरिन में। और जब ये क्वांटिटी ग्लूकोज की बढ़ जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्या, ये वही पॉइंट लिखा है कि इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका स्टोर कर लेता है। ये हमने थोड़ी देर पहले देखे। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर की मात्रा हो जाती है। ये हमने देख चुके हैं। अब बात की जाए, हमने अभी किसके बारे में पढ़ा कि अग्नाशय के बारे में, जिसको हमने पैंक्रियाज बोलते हैं। अब मैंने बताया था ना कि पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस भी पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस करता क्या है। तो पैंक्रियाटिक जूस में देखो, जूस है तो इसका कुछ ना कुछ तो पीएच होगा लिक्विड के फॉर्म में। तो पीएच इसका होता है 7.6 to 8.3। मतलब प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी? क्षारी, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 7 से कम रहता है तो हम क्या बोलते हैं इसको? अम्लीय, एसिडिक। और अगर इसका 7 से ज़्यादा पीएच हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षारी बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात की जाए कि सिक्रेशन कितना करता है। जैसे लार 1.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से सिक्रेशन करती थी हमारी बॉडी में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलती थी। वैसी पैंक्रियाटिक जो जूस होता है वो हमारी बॉडी में 1 लीटर पर डे निकलता है। अगर इसकी बात की जाए, इसमें क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं? किसमें? अग्नाशय रस में। तो अग्नाशय रस में मेनली जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या होता है? एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन। अब ये क्या क्या काम करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है? एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। और यही एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस में। एक होता है क्या? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? वसा, जो हमारे फैट होता है उसका डाइजेशन करता है। किसका? वसी अम्ल का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, जो ट्रिप्सिन किसमें पाया जाता है? अग्नाशय रस में। एंजाइम एक प्रकार का, वो पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किसका? पेप्टोन को एमिनो एसिड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना आपको कि जो 20 एमिनो एसिड है वो प्रोटीन में फॉर्मेशन, पेप्टोन में फॉर्मेट होते हैं, और यही जो पेप्टोन है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये सब कहाँ में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। एक नोट है स्पेशल, वो देख लेते हैं कि नोट, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें 3 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो कंप्लीटली फूड का डाइजेशन करने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण पाचक रस हमारे डाइजेशन में होता कौन है? तो क्या आंसर आएगा? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस क्या होता है? पूर्ण पाचक रस होता है। अब बात करते हैं यकृत, जिसको हम बोलते हैं जिगर। लेकिन हम जनरली जिगर किसको बोलते हैं? हार्ट को। लेकिन वो हार्ट जिगर का भी नहीं होता। जिगर क्या होता है? यकृत। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग माना जाता है। जो लीवर है, जो जिगर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग माना जाता है। वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का होता है इसका वजन। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम का इसका वजन। और इसका अगर फंक्शन देखा जाए क्या है, तो टॉक्सिन्स रिमूवल का काम क्या होता है? टॉक्सिन्स रिमूवल। टॉक्सिन मतलब जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में आ जाते हैं खाने वाने में, जो भी है, तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अगर मान के चलो आपने चूहा मार दवा खा ली, तो चूहा मार दवा खाने से आप थोड़े से बीमार हो जाओगे, और जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है चूहा मार दवा का, वो कहाँ? आपके लीवर में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही चूहा मार दवा आपके लीवर में स्टोर हो गया, तो लीवर क्या करेगा? ये टॉक्सिन्स को हटाएगा, डाइजेस्ट करेगा इसको, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी होती है लीवर की, यकृत की। अब इसने डाइजेशन किया और फिर आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपने साइनाइड खा लिए, तो लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके टॉक्सिन्स को वो बेयर कर पाए, कैपेबल नहीं है वो इतना। तो कभी भी आप क्या नहीं खाएंगे? साइनाइड नहीं लेंगे। हाँ, चूहा मार दवा खा सकते हैं नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी ये डाइजेस्ट हो जाता है। हिपेरिन का उत्पादन करता है। एक और जो मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज क्वेश्चन होता है इसमें कि हिपेरिन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो क्या आंसर आएगा? लीवर से होता है। भी कहाँ से होता है? लीवर, जिगर से हिपेरिन का उत्पादन।
और ये हिपेरिन क्या करेगा भाई, अगर हमारे शरीर में हिपेरिन है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमारे शरीर में हिपेरिन है ना तो ब्लड क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता हमारे शरीर के अंदर। भाई हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, आर्टरी होती हैं और वेन्स होती हैं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। एक में होता है प्योर, जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, धमनियाँ होती हैं उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, और वेन्स क्या होता है उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को फ्लो होने देता है कंटिन्यू, ये क्लॉटिंग नहीं होने देता, ब्लड का थक्का जमने नहीं देता हिपेरिन, अगर हिपेरिन है तो ये किस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन भी कौन करता है, तो क्या आंसर आएगा, लीवर ही एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन है जो किसका उत्पादन करता है, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है कोलेस्ट्रॉल का, आई थिंक इसका 75% ये तो उत्पादन कर लेता है, और जो बचा 25% है वो कहाँ, फूड से मिल जाता है हमको। कहाँ से मिलता है, फूड से। तो क्या आंसर आएगा कि 75% ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कर लेता है कौन, लीवर, और 25% तो हमको फूड से मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल। और क्या करता है, रक्त का संचार करता है, भाई क्लॉटिंग नहीं होने देता, हिपेरिन पाया जाता है इसलिए वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है। और अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके शरीर में ज़्यादा है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा भाई। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, एक धमनी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, धमनी। अब धमनी में कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, 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 धमनी से ब्लड फ्लो हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये धमनी वाला इस साइड वाला पार्ट है, यहाँ से मैं इसको फिर से आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूँ तो ज़्यादा बेटर कहानी है। अब जैसे ये हार्ट है, अब यहाँ से आ गई ये धमनी, कोरोनरी आर्टरी जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली। अब ये हो गया हार्ट। अब क्या होगा, यहाँ से आगे भी जाएगा ब्लड, यहाँ से इंटर हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जिट होगा। अब क्या होगा, हार्ट बीच में आ गया। अब हार्ट में क्या हो गया, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आकर इकट्ठा हो गया। क्या आके इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपके ब्लड को आगे फ्लो नहीं होने दे रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, अब ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहा है। अब ब्लड यहाँ पर क्या कंटिन्यूसली प्रेशर लगाते जा रहा है हार्ट में, और इतना प्रेशर हो जाता है, इतना अल्टीमेटली 3-4 साल तक अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा, और इतना अल्टीमेटली प्रेशर हो जाता है कि ये जो इतना प्रेशर डाल देती है कि ये जो हार्ट है इसमें क्या लगता है, प्रेशर इनटेक होता है। और इतना प्रेशर हो जाता है कि आपका क्या हो जाता है, क्या होगा, फिर हार्ट अटैक आएगा। इसी प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। और हार्ट अटैक आने से आपको पता होगा कि मौत भी हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा कभी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना खाएं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ना खाएं, है ना, 1-2 दिन 5-6 दिन ऐसा चलता है। तो हमने ये बात किसकी कर ली, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और इसी को अगर मैं बात करूं, इसका ये जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से जो हार्ट अटैक वाली कहानी होती है, इसको बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका जो डिसीज है, जो रोग है, उसका नाम क्या है, एरिस्थोक्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, क्या बोलते हैं, एरिस्थोक्लोरोसिस। ये नाम याद रखना, एरिस्थोक्लोरोसिस जो रोग होता है ये हार्ट अटैक के कारण होता है। ठीक है, बात की जा रही है पित्तरस की। पित्तरस जो होता है, मैं इसके बाद क्या बात करते हैं पर पित्तरस। तो पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, 7.9 to 8.6। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक। और 600 to 700 ml पर डे निकलता है। कितना, 600 से 700 ml पर डे निकलने वाली कहानी किसकी होती है, पित्तरस की होती है। और इसका जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, यकृत इसका उत्पादन करता है। कौन करता है इसका, भाई यकृत इसका उत्पादन करता है। किसका, पित्तरस का उत्पादन कौन करता है, तो क्या आंसर आएगा, यकृत करता है। सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले अग्नाशय रस जो बता दिया था कि वो लीवर करता है, नहीं, अग्नाशय रस का उत्पादन अग्नाशय ही करता है, और जो पित्तरस का उत्पादन करता है वो लीवर करता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आप वहाँ पे मेंशन कर लेना। और यकृत इसका उत्पादन करता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और ये आकर कहाँ इकट्ठा होता है, पित्तरस क्या होता है, पित्ताशय, यकृत इसका, लीवर इसका प्रोडक्शन करता है, और ये पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, वहाँ पे आके इकट्ठा होता है कौन, तो क्या आंसर आएगा, पित्तरस। पित्तरस में क्या पाए जाते हैं, जैसे सभी चीज़ में एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे पित्तरस में भी क्या पाए जाते हैं, एंजाइम तो पाए जाते हैं। एंजाइम, इसमें मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं पित्तरस में पाए जाते हैं,
आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पित्तरस है, पित्तरस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम को सक्रिय करने का काम है ना। पित्तरस के कार्य क्या है, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम है, और ये अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय भोजन में बदलने का काम करता है। कौन, पित्तरस। तो पित्तरस में लवण पाए जाते हैं किंतु एंजाइम नहीं पाए जाते। हाँ, एक चीज़ याद रखना, एक ऐसा एकमात्र रस होता है जिसमें क्या नहीं पाए जाते, तो क्या आंसर आएगा, एंजाइम नहीं पाए जाते। लेकिन ये एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है और अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलने का काम करता है। इसके बाद एक टर्म और पढ़ लेते हैं हम कि इमल्सीकरण का भी काम कौन करता है, तो क्या आंसर आएगा, इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, ये क्या करता है, पित्तरस। पित्तरस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है पित्तरस, इमल्सिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण की क्रिया करता है। अगर बात की जाए उसके बाद हम पित्ताशय को पढ़ते हैं, जिसको हम गालब्लैडर बोलते हैं। तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है। क्या ये कहाँ से, और पित्तरस का सीक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, पित्तरस का इकट्ठा होना कहाँ होता है, पित्ताशय में, जिसको हम बोलते हैं गालब्लैडर। और क्या काम है, कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा। हाँ, एक टर्म और यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे बॉडी में क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया या कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से पित्ताशय में क्या हो जाती है, पथरी बन जाती। क्या बन जाती, पथरी, पित्त की पथरी बन जाती है। आपने सुना होगा ना, कब होती है ये प्रोसीजर कब होती है भाई, पथरी बनने की प्रोसीजर कब होगी, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा या कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो पित्ताशय की पथरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पित्ताशय की पथरी बन जाएगी। इसकी पथरी बन जाएगी, इन जनरल पित्ताशय की पथरी बन जाएगी। अब जो पित्ताशय की जो पथरी बनेगी, तो पथरी निकाल, अब पथरी अगर आपकी शरीर में है, आपके शरीर में क्या इकट्ठा होगी, पथरी बन गई, जो कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से हो गई। तो पथरी निकालने की प्रोसीजर होती है। अब पथरी निकालने की प्रोसीजर क्या होती है, एक होती है लिथोट्रिप्सी होती है और एक होती है कोलेसिस्टेक्टोमी होती है। क्या होती है, लिथोट्रिप्सी और कोलेसिस्टेक्टोमी। तो जो लिथोट्रिप्सी होती है, लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि जो लेज़र ऑपरेशन आपने सुना होगा ना, लेज़र ऑपरेशन, अल्ट्रावायलेट रेज से जो रेज आती है और जो पथरी पर फिर डायरेक्ट इंटेक किया जाता है, और फिर कितने भी MM की साइज है पथरी को उस लेज़र ऑपरेशन के द्वारा उन अल्ट्रावायलेट रेज से क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। तो पथरी वहाँ से टूट जाती है और फिर यूरिन के माध्यम से जो स्मॉल पार्टिकल के रूप में बाहर आती है। तो पथरी निकालने की दो प्रोसीजर, एक पहली क्या हो गई, लिथोट्रिप्सी, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज या लेजर ऑपरेशन होता है, और जो कोलेसिस्टेक्टोमी होता है उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लैडर वाला जो पार्ट है उसको ही अलग कर दिया जाता है। जो पित्ताशय है ना, पित्त जो जहाँ पे पथरी कटती है उसको ही वहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कभी डाइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसी नहीं होती, मतलब आप जो जनरली जो मसाले वाली चीज़ें वो नहीं खा पाएंगे। तो कुछ भाई, आपका एक शरीर का अंग अगर कम होगा तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपकी बॉडी में। तो ये दो टाइप से हो गए। तो इस प्रकार से हमने आज कंप्लीटली पूरा का पूरा एक सेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि डाइजेशन से रिलेटेड था, जिसमें आंत वात हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया या डाइजेशन से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।